नमस्कार आप सबको, आप सबका स्वागत है इस बहुत ही खास स्पेशल सेशन में। स्पेशल इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के इवेंट में, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट एंड अ वेरी वेरी डायनेमिक मिनिस्टर इन द कैबिनेट टुडे। नाउ खास और भी वजह है, इसलिए क्योंकि चिराग हमारे सामने यहाँ बैठे हैं सिर्फ अपने पिताजी की विरासत की वजह से नहीं, अपनी मेहनत, अपनी लगन और बड़ा जबरदस्त जुझारूपन है इनमें। बहुत समय से मैं इनको जानती हूँ, इतनी छोटी सी जिंदगी में अभी तक इन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। अपना परिवार टूटते देखा है, अपनी पार्टी खत्म होते देखी है जिसे इन्होंने स्क्रैच से वापस खड़ा किया है, अपना घर छीनते देखा है। उसके बाद भी एक सफल राजनेता की तरह आज हमारे सामने बैठे हैं, मोदी जी के एक चहेते मंत्री की तरह आज हमारे सामने बैठे हैं। सो फॉर दिस अनडॉन्टिंग स्पिरिट of Chirag Paswan, ladies and gentlemen, a big round of applause for our special guest. अब चिराग, अच्छी इंट्रोडक्शन तो हो गई है, ऐसा है कि शुरुआत तो मैं बिहार से करूंगी। शुरुआत तो मैं बिहार से करूंगी। चिराग, आप बैठे हैं, इस साल के अंत में वहां पर इलेक्शंस हैं और अभी से ही सुर्खियों में बिहार आना शुरू हो गया फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। चिराग, आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रही हूं। पिछले एक महीने में 2 पुलिसकर्मी, 2 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है। आपकी सरकार आई थी इस प्रॉमिस को लेकर चिराग कि आप जंगल राज के अगेंस्ट आए हैं। सुशासन बाबू कहते हैं हम नीतीश कुमार जी को, क्या हो रहा है बिहार में? नहीं, देखिए, जो घटना है ये चिंता का विषय ज़रूर है। मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूं फॉर द काइंड वर्ड्स दैट यू हैव स्पोकन अबाउट मी, एंड थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट, जब आपने बोला कि सिर्फ पिता की विरासत की वजह से ही नहीं, बिकॉज एक लंबा समय मैंने सिर्फ इस आरोप को, एंड आई डोंट नो वेदर इट इज़ एन आरोप और नॉट, बट देन यस, एज अ नेपो किड ये आरोप ही आपको लगता है कि पिता की वजह से है, पिता की वजह से। बट थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग अ लिटिल फैक्ट कि एक समय ऐसा था जब सब कुछ छीन लिया गया था। जिस पार्टी को मेरे पिता ने खड़ा किया, अफसोस इस बात का कि वो पार्टी तक मेरे पास नहीं रही, उसी पार्टी से मुझे निकाल दिया गया। तो लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच मैंने शुरुआत की है, और जब एक लिटिल अप्रिसिएशन मिलता है तो हिम्मत और बढ़ती है आगे की लड़ाई को लड़ने के लिए। बट बहरहाल उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You know that I truly mean those words, Chirag. I know. Coming from you, it means a lot, so I know that. Thank you. But coming back to the very serious question that you have asked, और जो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, अगर एक भी हत्या या एक भी अपराध होता है, मैं उस सोच का व्यक्ति नहीं हूँ जहाँ पे मैं आंकड़े दे के मैं कंपेरेटिव स्टडी करूँ और मैं ये बोलूँ कि माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स डजंट मीन कि वो अपराध नहीं है। मैं 90 के दशक के आंकड़े भी नहीं गिनाऊंगा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि 90 के दशक को क्यों जंगल राज कहा जाता था। हकीकत है कि आज अगर हमारी सरकार के दौरान अगर एक भी हत्या हो रही है तो वो मेरी और मेरी सरकार के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो चिंता का विषय है। और मैं मानता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री, जो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो भी इस बात को लेके उतने ही चिंतित, उतने ही गंभीर हैं, खास तौर पर जब ये अपराध उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके पास आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वर्दी की अगर इस तरीके से हत्या हो, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज मेरे पास इन डिफेंस भले कहने के लिए कुछ नहीं है, बट ये विश्वास जरूर है कि इस बात को पूरी गंभीरता से बिहार सरकार ने लिया है। मैंने खुद एक सहयोगी होने के नाते, मैं केंद्र सरकार में जरूर सरकार का हिस्सा हूं, बट राज्य सरकार में क्योंकि हम लोग की अभी विधानसभा में वो ताकत नहीं है, तो राज्य सरकार में हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, बट एक सहयोगी होने के नाते मैंने समय समय पर गठबंधन के भीतर इन विषयों को उठाने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि इस घटना से कम सीख लेकर भविष्य में कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर सरकार पूरी मजबूती से कार्य करेगी। चिराग, ऐसा है जैसे आपने कहा, देखिए वार वर्दी पर वार, और वर्दी की कोई डर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। और मैं ये बात को मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत लोग करते हैं कि इन्होंने जितने क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, जब सीएम बने नीतीश जी, तो काफी अंकुश लगाया, चीजें ठीक हुई लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा लोगों को लग रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोगों को लग रहा है कि पकड़ ढीली हो रही है नीतीश जी की। ऐसा कुछ हो रहा है?
नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कि पकड़ ढीली हो रही है, बट हाँ, ऐसी घटनाएं ज़रूर सवाल खड़े करती हैं और जायज़ सवाल है। मैं कतई ना इन सवालों से मैं भाग रहा हूँ और ना ही मैं लीपापोती कर रहा हूँ इन सवालों को लेकर। ये जायज़ सवाल हैं, उठने चाहिए। हमारी सरकार आज की तारीख में इन घटनाओं को लेकर शर्मिंदा है और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए वापस अपनी वो मजबूत ग्रिप, कानून का डर होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। जब तक कानून का भय अपराधियों में नहीं होगा और अगर इस तरीके से वर्दी के ऊपर अपराध होंगे तो यकीनन वो भय कम होगा। इसको बरकरार रखने के लिए जितने ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है सरकार के द्वारा ज़रूर उठाए जाएंगे। जब तेजस्वी आपके राइवल वो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, भगवान भरोसे चल रहा है बिहार, उसको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, इतना भी नहीं कि भगवान भरोसे चल रहा है। यकीनन ये घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं, सवाल खड़े करती हैं, पर अब मैं ज़रूर वो तुलनात्मक तुलना करना चाहूँगा, कंपैरिजन करना मैं चाहूँगा। अब करना चाहेंगे आप हाँ, कंपैरिजन? अब मैं ज़रूर, क्योंकि ये सवाल उन लोगों से आ रहा है। जी। बिहार की आम जनता पूछे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज़रूर उनका हक बनता है, वो ज़रूर पूछें। विपक्ष के तमाम नेता पूछें, ज़रूर उनका हक बनता है। बट जब आप पूछते हैं, और मैं नेता प्रतिपक्ष विशेष तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये 90 के उन्हीं दशक के लोग हैं जिनके समय में बिहार को जंगल राज के नाम से पुकारा जाने लगा था। ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में बिहार बद से बदहाल परिस्थिति में गया। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज तक बिहार में पलायन नहीं रुक पाया है। आज भी जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ या विदेशों में जाता हूँ, बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, वो दुख मुझे उनकी आंखों में दिखाई देता है कि कैसे पीढ़ियां निकल गईं बिहार से बाहर और वो वापस नहीं जा पाए और आज वही लोग अपने ही राज्य में प्रवासी कहलाते हैं। ये इन्हीं के दौर से इस बात की शुरुआत हुई, 90 का वही दशक जबकि इनके परिवार के ही लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थे। इन्हीं के दौर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा जिसको काफी हद तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियंत्रित करने में कामयाब रहे। पर ऐसे उदाहरण पुनः इनको मौका जरूर देते हैं, बट अगर जब ये सवाल पूछते हैं तो इनको अपना काल भी याद आना चाहिए। ओके, आपकी बात हुई नीतीश जी से इस मुद्दे पर? कुछ कब मुलाकात हुई आपकी आखिरी नीतीश जी से? मेरी मुलाकात उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है 3-1 महीना हुआ होगा, बट हाँ, निरंतरता में सहयोगी होने के नाते मैं, मेरे पार्टी के तमाम नेता, मुलाकातों का वो सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि विरोधी कहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता नीतीश जी के साथ, आप कुछ भी कर लो, आप वक्त मांगो, वो वक्त देते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब जब आपको कुछ और मिलता नहीं है ना, हाँ, तो ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप विपक्ष शुरू करता है, जिसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी के ऊपर निजी प्रहार करना या व्यक्तिगत टिप्पणी करना, आपको कुछ और नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की चर्चा करने लग जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप उनसे मुलाकात नहीं होती। अब इन बातों को कोई कैसे वेरीफाई कर सकता है? क्या आपके पास आधार है? कैसे आप इसको वैलिडेट करेंगे? कहने के लिए फिर आप कुछ भी बोल दें। आप बोलें कि हम मिले, उन्होंने हमको 4 बातें सुना दी, क्या आपके पास आधार है? आप नीतियों पे, जिसमें आपने सवाल खड़ा किया लॉ एंड ऑर्डर पे, बिल्कुल आप सवाल खड़े कीजिए, हम लोग उसके लिए जवाब दे हैं, पर ये सब बोलना कि मिलते नहीं और स्वास्थ्य, ये सब उचित नहीं है। चिराग, आपकी अलायंस, एनडीए अलायंस, आप लोग सब कहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार का बिहार इलेक्शन लड़ेंगे, मगर क्या गारंटी है चिराग कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में नहीं होगा? नेतृत्व उस वक्त शिंदे जी का था, मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस जी, ऐसा कुछ हो सकता है बिहार में? ये परिस्थिति 2020 में बिहार में पहले ही आ चुकी थी जी। 2020 में अगर आप विधानसभा चुनाव के परिणामों को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कई ज्यादा अधिक विधायक थे गठबंधन के भीतर कंपेयर टू जनता दल यूनाइटेड, बट उसके बावजूद ये वादा था और उस वादे को पूरा किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ लेने का काम किया। 2020 में मेरी परिस्थितियां अलग थी, मैं गठबंधन के बाहर था, मैं अलग चुनाव लड़ रहा था, पर उसके बावजूद भी एनडीए का जो स्वरूप उस वक्त मौजूद था, उस स्वरूप ने अपने उस वादे को निभाने का काम किया। मैं मानता हूं गठबंधन की राजनीति में विश्वास बहुत ज्यादा मायने रखता है और ऐसे में
गठबंधन चुनाव में जाने से पहले जो बातें कही जाएंगी, जो वादे किए जाएंगे, उसको गठबंधन जरूर निभाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है और इस पे बीजेपी बच विश्वास रही है गठबंधन चिराग, को है। बीजेपी बच रही है। बीजेपी ये बात कहने से बच रही है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश होंगे अगर हम जीत जाएंगे, इसलिए आप अलायंस पार्टनर हैं, इसलिए आपसे मैं पूछ रही हूँ क्या श्योरिटी है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे या बीजेपी से कोई बन जाएगा इस बार? देखिए, हम लोग इस बात को खुले मन से कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग आगामी 2020 विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है मुख्यमंत्री भी इवेंचुअली वही बनता है। मैं मानता हूं एज अ अलाय पार्टनर मेरी अपनी सीमित क्षमताएं हैं, बट उसके बावजूद मैं इस बात को मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये रखूंगी जवाब में चिराग, क्योंकि उस ये भी रखिएगा कि मेरी सीमित क्षमताएं हैं। मैं गठबंधन के भीतर जितनी क्षमता में अपनी बात को रख सकता हूं उतनी क्षमता में मैं जरूर रखूंगा। आपने जो रोल निभाया 2020 में चिराग, आपकी वजह से डेंट हुआ था जेडीयू को उस वक्त। लगता है इस बार पीके की वजह से वही डेंट भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। देखिए, मैंने पहली बात तो मैंने डेंट की सोच के साथ मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, पर वो हुआ। हाँ। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैंने चुनाव लड़ा था। मैं एक आध मिनट में मैं एक छोटी सी एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ। हुआ क्या कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन में धीरे धीरे हम लोग को साइडलाइन किया गया और जिस तरीके से उस वक्त मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा थे और उनकी बातों को जिस तरीके से गठबंधन के भीतर तजव्वो नहीं दिया जाता था, इसने पार्टी के तमाम नेताओं की चिंताओं को बढ़ाने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव उसके ठीक बाद होने थे। 19 में लोकसभा के चुनाव हुए जून में और उसके बाद अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर 2020 में विधानसभा के चुनाव होने थे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आगे बढ़ रही थी। हम लोग चाहते थे कि सरकारी एजेंडे का हिस्सा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी बनाया जाए, क्योंकि ये वादा हम लोग जनता के बीच करते आ रहे थे, पर उन बातों को नहीं सुना गया। ये कारण था कि उस वक्त और तब तक दुख के साथ मेरे नेता का उस वक्त निधन भी हुआ उसी दौरान, बट क्योंकि तब तक ये फैसला बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हुए हम लोग ले चुके थे कि हम लोग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने उस सोच के साथ मैंने चुनाव लड़ा। परिणाम हम लोग के पक्ष में नहीं आए। जितनी सीटें जीतने की हम लोगों ने उम्मीद की थी हम लोगों ने नहीं की। हाँ, बट इसका नुकसान किसी को हो या नुकसान की सोच के साथ मैंने चुनाव लड़ा, मैंने ये तब भी नहीं किया और इसीलिए अब भी वो नकारात्मक दृष्टि पे मेरी सोच जाती नहीं है कि कोई और क्या उसी सोच के साथ किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच के साथ क्या चुनाव लड़ रहा है। मैं हमेशा से सकारात्मक राजनीति का पक्षधर रहा हूं। मुझे बस अपनी लकीर को लंबा करते जाना है, दूसरे की लकीर अपने आप छोटी होती जाएगी। ठीक है, मगर पीके के बारे में मैंने पूछा आपसे, पीके का रोल उभर रहे हैं, अब कितने बड़े उभरते सितारे बनेंगे वो तो समय ही बताएगा, लेकिन लगता है बीजेपी को परेशान करेंगे। मेरे पुराने और अच्छे मित्रों में से एक हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, प्रशांत जी, उनके साथ मेरे पुराने संबंध रहे हैं। एक नई सोच के साथ वो जरूर बिहार में आए हैं जिसकी मैं सराहना जरूर करता हूं। वो भी जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहारियों की चर्चा करते हैं, जिसका मैं पक्षधर रहा हूं। मैं कतई जातीयता या सांप्रदायिकता में लोगों को बांटने की सोच नहीं रखता हूं। ऐसे में बट हाँ, जब आप राजनीति में आते हैं तो बहुत सी चीजें आपकी चुनावी परिणामों को देखकर निर्धारित की जाती हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा के चुनाव लड़ने का काम किया जिसमें मुझे नहीं लगता कि उनको जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से उनका प्रदर्शन रहा। मुझे नहीं पता विधानसभा में उनकी कितनी भूमिका रहेगी, ये चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। बट एनडीए का अगर आप जिक्र करें, आज की तारीख में जो हम लोगों का स्वरूप है, 5 दलों का ये गठबंधन है और मैं मानता हूँ इट्स एन एब्सोल्युटली विनिंग अलायंस। ये एक इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, हम लोग एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार बनाएगी, ये मैं मानता हूं। चिराग बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो बाबा बागेश्वर को क्यों भेजा बिहार में एडवांस पार्टी के जैसा माहौल बनाने के लिए? क्यों हुआ ये? हाउ डू यू से दिस कि क्यों और भेजा? क्या हो रहा है बताइए, और कैसे इसे देखूं? क्यों भेजा? बिल्कुल भेजा गया है, नहीं कतई नहीं। ठीक है, चलिए अपनी खुशी से आए, लेकिन माहौल तो आपके लिए बना रहे हैं। अगर इतनी ही कॉन्फिडेंस है कि आप अपने काम के बेसिस पर जीत जाएंगे तो फिर हिंदू राष्ट्र का ऐलान बाबा बागेश्वर बिहार में जाकर क्यों कर रहे हैं? ये सारे धर्म गुरु हैं और मैं सिर्फ एक ही धर्म गुरु की बात नहीं कर रहा, मैं हर धर्म के धर्म गुरुओं की मैं बात कर रहा हूँ।
उनके स्वभाव में है और उनके चरित्र में ये होना भी चाहिए कि अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म की सोच को मजबूती से रखें। जिस स्टेट में जहां इलेक्शन होने वाला है वहां जाकर प्रचार करें सबसे पहले। बाकी भी धर्म के लोग आए, किसने मना किया है? जरूर आए। ऐसे में इसको राजनीति के साथ जोड़कर देखना, मैं पुनः कहता हूं, मैं नहीं हूं इस बात का पक्षधर कि किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक दल को धर्म के बारे में कोई ज्ञान बात या चर्चा करनी चाहिए, ये गलत है। अगर कोई करता भी है, भले वो मेरे ही गठबंधन का सहयोगी क्यों ना हो, वो गलत है। ये पूर्णतः आस्था का विषय है। बाबा आए वहां पे, उन पे जितने लोगों ने आस्था रखी वो लोग गए, उनकी बातें सुनी, उनके प्रवचन सुने, उनकी बातें सुनी, उन्होंने अपने मुद्दों को रखा। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये बातें वो कहते आए हैं, उस बात को उन्होंने मजबूती से रखा। उनमें आस्था रखने वाले लोग संभवतः उनसे सहमत होंगे, नहीं रखने वाले असहमत होंगे, बट ये कतई राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। और इसके ऊपर राजनीतिक चर्चा या चुनाव का ध्रुवीकरण तो कतई नहीं होना चाहिए। हिंदू कंसोलिडेशन की कोशिश नहीं है चिराग? मैं बिल्कुल नहीं मानता इसको कि हिंदू कंसोलिडेशन की कोशिश है ये। हाँ, एक धर्मगुरु के तौर पर वो जरूर है, जिसका मैं पक्षधर हूं, ये होना चाहिए। जातीयता से अगर आपको उठना है तो सबको एकजुट होने की जरूरत है, नहीं तो हम लोग सिर्फ जातियों में बढ़कर फर्दर बाइफर्केशंस में हम लोग जाते रहेंगे। उसका मैं जरूर पक्षधर हूं, बट हाँ, इसको चुनावी दृष्टि से अगर आप जोड़ के देख रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, चलिए आपकी अलायंस के बारे में काफी बात पूछ ली, अब जरा विपक्ष के बारे में पूछा जाए। चिराग, विपक्ष में एक तरीके से तेजस्वी यादव अपने आप को यूथ लीडर पिछले कई साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कन्हैया कुमार वहां जाकर रैलीज निकालते हैं अलग से। ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके खेमे में हो क्या रहा है। आपके राइवल से आप लोग तो बड़ी कड़ी नजर रखते हैं उनके ऊपर, तालमेल कुछ बिखरी हुई लग रही है उन लोग के बीच में। बिल्कुल बिखरा हुआ लग रहा है, और हाँ, क्योंकि विपक्ष है इसलिए किसी को आपको हल्के में लेना नहीं चाहिए। इसी सोच के साथ जरूर एक नजर रखी हुई है। मैं पुनः दोहराऊंगा, मुझे अपनी लकीर को लंबा करना है, मेरा ध्यान, मेरी मेहनत पूरी उस दिशा में है। हैविंग सेड इट, मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि विपक्षी दलों का ये जो गठबंधन है, I don't know whether it is India Alliance, it is महागठबंधन, it is UPA, whatever it is, but इनका जो गठबंधन है, मैं नहीं मानता कि बिहार विधानसभा चुनाव तक ये एक साथ चलने वाला है। महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हो रही हैं इन्हीं के गठबंधन के घटक दलों के भीतर, कांग्रेस में, और कांग्रेस में महत्वाकांक्षाएं हावी होनी चाहिए। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है बिहार में। जितनी सीटें वो लड़ते हैं उतनी संभवतः शायद अकेले भी लड़ेंगे तो वो लोग निकाल लेंगे। तो ऐसे में किसी के पिछलग्गू बन के कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी चले, मुझे नहीं लगता उनको शोभा देता, और ये सोच धीरे धीरे शायद उन पर हावी भी हो रही है। हैविंग सेड दैट, यस, उन्होंने एक और नेता को प्रोजेक्ट वहां पे करना शुरू किया है, और जिससे इनसिक्योरिटी मुझे लगता है उनके गठबंधन के नेताओं को ही शुरू होने लगी है। मैं खुश हूं इस बात को लेकर, क्योंकि मैं मानता हूं कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। हाँ। मेरा अपना MY समीकरण है जिसमें महिलाएं हैं और युवा हैं। लोकसभा में मैंने अपने MY समीकरण के आधार पर मैंने चुनाव लड़वाए भी, जितवाए भी। 5 में से 4 युवा हैं, 2 महिलाएं हैं। तो मुझे कतई कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कोई युवा राजनीति में आए, बट उनके गठबंधन में जरूर इस बात को लेकर बेचैनी है। नहीं तो निशांत अब आ रहे हैं, आप कह रहे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। निशांत की ऑलमोस्ट एंट्री हो ही गई है, नीतीश जी के बेटे की, और अब ऐसा लग नहीं रहा कि दावेदार एक और बढ़ गया है चिराग पासवान के लिए। जितने ज्यादा हो उतना ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, जितने विकल्प आपके पास हों, लोगों के पास चुनने की सहूलियत होगी, और उसमें आपको अपने आप को बेस्ट साबित करना ना, बेस्ट साबित करके आप निकलिए उस रेस में आगे। ये कम से कम लक्ष्य मेरे पास भी होगा, ये चुनौती मेरे पास भी होगी। मजा तब और ज्यादा आएगा जब इतने सारे लोग आपको चुनौती दे रहे हो। तो इतने सारे जो हैं, इस बार तो मुझे लगता है कि भीड़ ही लगी हुई है यूथ नेताओं की बिहार में। पर सोच, हाँ, पर सोच एक के पास है ना, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की सोच। आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि राजद की क्या सोच है बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर। वो तो 15 साल का अनुभव भी है। कांग्रेस की सोच बता दें, लंबे समय तक बिहार में उनके मुख्यमंत्री रहे। हाँ। देश की सत्ता में वो लोग रहे, डबल इंजन की सरकारें उस वक्त चलाते रहे। क्या किया इन्होंने बिहार के लिए? नहीं तो जो ये भीड़ लगी हुई है ना चिराग, एक तरफ से तेजस्वी हैं, निशांत हैं, अब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, कन्हैया कुमार हैं, ये सब हैं। तो इस बार लोगों का भी ऐसा समझना है कि भाई इन चारों में से ऐसे यूथ जो नेता हैं, ये बड़े अब अपने आप को भी आइकन्स अप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वहां के पॉलिटिकल स्पेस में। आप में से ही कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, इस बार हो जाए। एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ चिराग, ऐसा हो सकता है। क्यों आप अपने आप को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, सवाल वहीं पे ही बरकरार है। वैकेंसी इस बार नहीं है।
कैसे? जब वैकेंसी आएगी Vacancy तो क्यों नहीं है? जरूर दावेदारियां पेश तो होंगी। नंबर कब लग रहा है चिराग का? चिराग को नंबर की जरूरत ही नहीं है, क्यों मुझे उस रेस में जाना अभी। हाँ। मैं एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ मेघा जी, और मैं उस सोच को धरातल पर उतारना चाहता हूँ। किसी पद की लालच के साथ मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मैं जिस परिवार से आता हूँ, उम्र भर मैंने ये आरोप सुने हैं, मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा, मौसम वैज्ञानिक का बेटा, सरकार किसी की भी, इनके पिता मंत्री जरूर रहेंगे। ये सारी बातें सुन सुन के ना उस पद का मोह लालच पूर्णतः समाप्त हो गया। राजनीति में से बिहार को विकसित बनाने के लिए आया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाने आया हूँ। चिराग, देखिए महत्वाकांक्षा हर किसी को होती है पॉलिटिक्स में। सीधा पूछ रही हूं आपसे, एनडीए अलायंस को लीड करने की मंशा नहीं है आपको वहां पर कि आप सीएम का चेहरा बने? यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर्स, यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल इन द कैबिनेट। चिराग, आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन दैट्स जस्टिफाइड। बताइए। आई लाइक द वे यू प्रोवोकिंग मी। आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही आध्यात्मिक हूँ। किस्म का आदमी हूँ। हाँ। मेडिटेट करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। बहुत धैर्य है मुझ में, बहुत पेशेंस है मुझ में। आप उसको आजमाते रहें, मैं अपने आप को आजमाने देने के लिए ओपन हमेशा रखूंगा। बट मैं कोई ना मुझे जल्दबाजी है, ना मैं किसी रेस का हिस्सा हूँ। बिहार को विकसित राज्य बनाना है। मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उसके लिए हर राज्य का विकसित होना जरूरी है। उसमें अपना योगदान, अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर आपका ट्रैक रिकॉर्ड 100% ट्रैक रिकॉर्ड है चिराग, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अनुभव भी है आपके पास, एक टूटी हुई पार्टी को लिटरली जीरो से खड़ा किया है आपने। संयम है आप में बहुत, जो मैंने इतने सालों में देखा है। इसीलिए कह रही हूँ, मे बी वन ऑफ द राइट कैंडिडेट्स टू लीड द अलायंस। व्हाट डू यू से? There you are back again. No, I'm not back at it, but फिलहाल just मुझे अपनी asking. पार्टी को लीड कर वहां पर अभी अपने आप को निरंतरता में प्रूव करने का लक्ष्य मेरे सामने है। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। ओके, चलिए रैप अप करूंगी इसको चिराग, पर ये बताएं, यू नो, यू एज द पॉलिटिशियन हु हेल्स फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड, स्टिल very unfortunate, but one of the most backward states of this country. I'm from there, you're from there. Tell me, Chirag, what is your vision for Bihar? Where do you want to see Bihar in the long term? ओके, मैं इसको जितने कम शब्दों में और जितना जल्दी, बिकॉज समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं प्रयास करूंगा। बिहार की सबसे बड़ी आयरनी रही है कि जहां एक तरफ देश विकास की गति पर आगे बढ़ता रहा, बिहार जात पात धर्म मजहब में उलझकर, आयरनी हमारी जातीयता रही है। बिहार में आपको ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम सब मिलेगा, बट बिहारी नहीं मिलता। ये मेरी चिंता का विषय है। बिहारियों को एकजुट करके बिहारी अस्मिता की लड़ाई को लड़ना, मैं मानता हूं ये कैसे संभव होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने इन चीज़ों को फ्लैग ऑफ भी किया है, जिसमें डोमिनेंटली मैं प्रायोरिटी के हिसाब से मैं मानता हूं शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा को हमको घर घर तक वहां पर लेकर जाना होगा। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, हम जातीयता के बंधन से बाहर नहीं निकलेंगे। हेल्थ पे हम लोगों को बिहार में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरे विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर आती है कि कैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कैसे हम लोग वहाँ पर ना सिर्फ किसानों की मदद करें, बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ाने में अपना योगदान दें और युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिले। मेरा राज्य एक ऐसा सौभाग्यशाली राज्य है जहां पे टूरिज्म और खास तौर पर रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावनाएं हैं। उस सेक्टर को हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अगर अयोध्या में मेरे प्रभु श्री राम का इतना भव्य मंदिर बन सकता है, तो मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में क्यों नहीं बन सकता। आस्था को भी सम्मान मिलेगा और राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह जी ने तो कह ही दिया है हाँ, कि बिल्कुल सीता कहा, माँ का और इस मंदिर बात की बनाना मुझे है। बहुत खुशी है। वो भी अब आ गया है एजेंडा पे। बिल्कुल एजेंडा पे है, उसको भी करेंगे। और मैं सिर्फ माता सीता की बात नहीं कर रहा। गुरु गोविंद सिंह की धरती है वो, भगवान महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की वो धरती है। इन तमाम स्थलों को जब हम विकसित करेंगे और रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर जब इनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, मैं मानता हूं ये अलग अलग ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर अगर साइमल्टेनियसली हम सब ने मिलकर ध्यान देना शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो मेरा राज्य सबसे पहला राज्य बनेगा विकसित राज्य, योगदान देने के लिए 2047 में विकसित देश को। इंतजार रहेगा उसका चिराग। पर आप अभी, अब यू आर नाउ गोइंग टू गिव अवार्ड्स टू अचीवर्स ऑफ द एमएसएमई सेक्टर, इसलिए रैप अप करते हुए ये सवाल आपसे, मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया, क्या आपको लगता है कि वो हमारे देश में स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन सारी चीजों को एक तरीके से रीडिफाइन कर रहा है? बिल्कुल रीडिफाइन कर रहा है। और मेक इन इंडिया के साथ
वोकल फॉर लोकल जो ये मंत्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, मुझे लगता है ये हम सबको प्रेरित करता है। इससे पहले हम लोगों के जहन में कहीं ना कहीं वो यादें भी हैं जहां भारतीय है तो अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इम्पोर्टेड है तो अच्छा होगा, लेबल्स हम लोग खुद देखते थे, मेड इन इंडिया दिखता था तो नहीं अच्छा मानते थे, बाहर का बना होता था तो अच्छा मानते थे। ये सोच बदली है, इस सोच का बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं खुद अपने मंत्रालय में, मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है और मैं जानता हूं कि मेरे देश में वो सामर्थ्य है जिसकी ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं, भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाने का। भारतीय पदार्थ ग्लोबली अपने आप को डोमिनेट करें, ये क्षमता हम लोगों में है। मैं उस दिन का मैं सपना देखता हूं जिस दिन हर डाइनिंग टेबल पर, दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कम से कम एक व्यंजन जरूर हो, वो अचार के तौर पर हो, पापड़ के तौर पर हो, व्यंजन के तौर पर हो। ये मेक इन इंडिया की ताकत है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। परफेक्ट चिराग, आप समय निकाल कर आए, आप पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें आप समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Space for you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.